हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। ये कंटिन्यूटी की सेकेंड वीडियो है। आज हम कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल देखेंगे। अभी तक हम किसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी को चेक करते आए हैं। अब हम देखेंगे कि पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी को कैसे चेक करते हैं। फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स देखेंगे जिनके स्टेटमेंट पर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए, सॉल्व करिए। इसमें दो लिमिट दी हुई है, दोनों इक्वल हैं, हमें के की वैल्यू बताना है। सॉल्व करते हैं। पहले फर्स्ट लिमिट को करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 के एक्स कॉट एक्स। ये कौन सा फॉर्मेट हो रहा है? तो 0 इंटू इन्फाइनाइट। कॉट 0 इन्फाइनाइट होता है ना, तो फिर 0 अपॉन 0 में चेंज करो, तो के एक्स अपॉन कॉट को नीचे ले जाएंगे तो 10x और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म दिख गया होगा, ये बन गया 1, तो इसका आंसर आ गया के। ठीक है, अब सेकेंड लिमिट को सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स कॉट के एक्स। ये भी 0 इंटू इन्फाइनाइट का है। 0 बाई 0 में चेंज करने के लिए हम कॉट को नीचे पहुंचा देंगे तो आ जाएगा एक्स अपॉन 10 के एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई और नीचे के से डिवाइड कर देंगे, तो दिख गया होगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये बन गया 1, तो इसका आंसर आ रहा है 1 अपॉन के। और क्वेश्चन में बोला ये दोनों इक्वल हैं, तो इक्वेट कर दो, के इक्वल टू 1 अपॉन के स्क्वायर बराबर आ गया 1, के की वैल्यू आ गई +-1। तो ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल थी, 10 सेकंड का था, क्योंकि यहीं पे दिख रहा है कि आंसर क्या आने वाला है। के की वैल्यू इधर 1/k आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। अब ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फाइनाइट वाला आ गया। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, इनका शॉर्टकट भी बताया था कि ऊपर नीचे क्या देखते हैं, डिग्री देखते हैं। जैसे ऊपर इसकी डिग्री क्या है, वैसे एक्स स्क्वायर है लेकिन रूट में है, तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री भी 1 है। तो इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है और नीचे वाले का कोफिशिएंट 2 है। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर 1/2। याद है ना, ये क्वेश्चन हमने किए थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमें दो फंक्शन दिए हुए और बोला है कि x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यू है। हमें k की वैल्यू बताना है लेकिन शून्य के अतिरिक्त, नॉन जीरो। तो सॉल्व करते हैं। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे क्योंकि अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में कौन सा फंक्शन आएगा, x लेस देन 0 वाला, 10 के एक्स अपॉन एक्स। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई करा, तो दिख गया होगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये तो 1 हो गया, तो आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का k। अब राइट हैंड लिमिट सॉल्व करिए, एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, तो ये वाला फंक्शन आएगा 3x प्लस 2k स्क्वायर। x की वैल्यू इक्वेट करिए, तो ये आ रहा है 2k स्क्वायर। अब कंटिन्यू है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो इसके इक्वल में रख दो k, तो आ जाएगा 2k स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। यहाँ से k की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, एक आ रही है 0 और एक आ रही है 1/2। हमें नॉन जीरो बताना है, 0 के अतिरिक्त, तो इसका आंसर आ रहा है 1/2 और 1/2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका आंसर आ गया डी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी का सवाल है जो हमने कल पढ़ा ना। अब टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में पहला काम क्या होता है, ये चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। चेक करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर निकालना है, तो एक्स टेंडिंग टू 0 फंक्शन क्या है, मॉड एक्स अपॉन एक्स। मॉड दिख गया, हम सतर्क हो गए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे 0 माइनस पर, मॉड किसके साथ खुलता है, नेगेटिव के साथ, तो इसका आंसर आ गया -1। और जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे 0 प्लस, तो मॉड खुलेगा पॉजिटिव के साथ, तो x अपॉन एक्स तो इक्वल टू आएगा 1। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा टाइप हो गया, ये हो गया नॉन रिमूवेबल। नॉन रिमूवेबल कल पढ़ा था हमने कि जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तब होता है नॉन रिमूवेबल, और जब लिमिट एग्जिस्ट कर जाती तब होता है रिमूवेबल। ठीक है, अब नॉन रिमूवेबल में भी कौन सा टाइप है, तो दोनों लिमिट फाइनाइट वैल्यू दे रही है, तो ये हो गया फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप। अब ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट बोल रहा है कि कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस तो नहीं है, तो ये तो हट गया। बी क्या बोल रहा है
डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड हैज़ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, मतलब असतत है लेकिन प्रथम प्रकार की। तो ये फर्स्ट काइंड क्या होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो अभी इसे इग्नोर करते हैं। सी देखते हैं, सी बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, पर ये तो नॉन रिमूवेबल है तो सी भी हट गया। डी क्या बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकेंड काइंड। अब ये फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड क्या होता है ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो आज हम ये देखेंगे कि फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड क्या होता है। ठीक है, कल का ये टेबल याद है आपको, पहले से रिवाइज करते हैं फिर देखेंगे कि फर्स्ट काइंड और सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है। डिसकंटिन्यूटी में पहला काम क्या होता है, लिमिट चेक करना। यदि लिमिट एग्जिस्ट करे तो वो होता है रिमूवेबल, और यदि लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो वो होता है नॉन रिमूवेबल। और रिमूवेबल के भी दो सब काइंड थे, पहला मिसिंग पॉइंट, दूसरा आइसोलेटेड। मिसिंग पॉइंट कब था, जब लिमिट तो एग्जिस्ट करे पर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो एग्जिस्ट ना करे, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन मिसिंग हो जाए, तो इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड क्या था, जब लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू भी आ रही है लेकिन दोनों इक्वल नहीं आ पा रहे, मतलब उस पॉइंट पर फंक्शन ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इसलिए आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवेबल के भी तीन सब काइंड थे, पहला फाइनाइट टाइप। फाइनाइट टाइप क्या था, जब LHS और RHS दोनों की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी, क्या आएगी, फाइनाइट वैल्यू, लेकिन दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो वो होता है फाइनाइट टाइप। और इनफाइनाइट टाइप क्या था, जब LHS और RHS दोनों में से कोई एक या दोनों इनफाइनाइट वैल्यू दे दे तो वो होता है इनफाइनाइट टाइप। और थर्ड था ऑसिलेटरी, तो इसका क्या था, जब लिमिट की कोई फिक्स वैल्यू ना हो, लिमिट हैज नो फिक्स वैल्यू, तब वो होता था ऑसिलेटरी। ये तो ठीक है, कल का हो गया। तो फर्स्ट काइंड क्या होता है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है, जब LHS और RHS दोनों कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू दे और दोनों इक्वल ना हो, तो वो होता है फर्स्ट काइंड। मतलब जो फाइनाइट टाइप होता है उसी को हम कहते हैं फर्स्ट काइंड। और सेकेंड काइंड क्या होता है, सेकेंड काइंड होता है जब LHS और RHS दोनों ही एग्जिस्ट ना करें, दोनों एक ऐसा नहीं कि एक, दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तब हम कहेंगे सेकेंड काइंड। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट में तो ऐसा था कि कोई एक भी यदि इनफाइनाइट दे देगा तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट टाइप, लेकिन सेकेंड काइंड में ऐसा होता है कि दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ना LHS ना RHS। ठीक, तो वो होता है सेकेंड काइंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें दोनों वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों फाइनाइट वैल्यू दे रहे हैं, तो ये हो गया फर्स्ट काइंड, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ गए फर्स्ट काइंड सेकेंड काइंड। आगे बढ़ते हैं। अब आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस भी देखे गए हैं जिसमें फंक्शन दिया होता है और हमसे पूछा होता है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है। जैसे ये क्वेश्चन फंक्शन दिया है, हमसे पूछा है कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यू है, और ऑप्शन दिए होते हैं ओनली 1 पॉइंट, एग्जैक्टली 2, एग्जैक्टली 3 या नन ऑफ दिस। जैसे यहाँ पर भी 1, 2, 3 नन ऑफ दिस। तो आज हम इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे हम कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल्स। अभी तक हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट पर कि उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यू है कि नहीं, पर अब हमें पूरे इंटरवल में चेक करना है कि उस पूरे इंटरवल में फंक्शन कहाँ कहाँ कंटिन्यू है और कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल के क्वेश्चंस एग्जाम में वैसे कम आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस कंटिन्यूटी इन एट पॉइंट की आते हैं, पर क्या पता डेफिनेशन से क्वेश्चन बन जाए, इसलिए आपको डेफिनेशंस को बड़े ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक, तो यदि कोई फंक्शन है और हमें चेक करना है कि वो फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यू है नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। जैसे मान लीजिए एक फंक्शन, मैं ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है मान लीजिए, और हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b, पहले ओपन इंटरवल की बात होगी, ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यू है। कैसे चेक होगा, तो उस फंक्शन को a और b के बीच जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर कंटिन्यू होना होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट। यदि वो हर पॉइंट पर कंटिन्यू होता है तब हम कहेंगे कि वो फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यू होगा। इसकी डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है कि अ फंक्शन f इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a टू b इफ f is continuous at each and every point in
ओपन इंटरवल ए टू बी। मतलब किसी फंक्शन को हम कंटिन्यू कब कहेंगे, जब ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच जितने भी ईच एंड एवरी पॉइंट्स हैं उन सब पर वो कंटिन्यू होगा। ठीक है, अब ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है इसका मतलब हमें पॉइंट ए और पॉइंट बी इस पर चेक नहीं करना है, इसके बीच जितने पॉइंट्स हैं उन पर चेक करना है। तो ओपन इंटरवल है इसलिए हमने ए पर लगा दिया सर्कल और बी पर लगा दिया सर्कल। ठीक है, अब यदि ये क्लोज इंटरवल हो तो यदि क्लोज इंटरवल होगा तो कैसे चेक होगा, जैसे ग्राफ बनाते हैं फिर से, और ये ग्राफ है और हमें चेक करना है ए टू बी क्लोज इंटरवल। तो अभी तक हम ओपन इंटरवल में बीच के पॉइंट्स में तो देख ही रहे थे, तो बीच के पॉइंट्सों में तो ईच एंड एवरी पॉइंट में उसे कंटिन्यू तो होना ही पड़ेगा, साथ ही हम जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर भी चेक करेंगे कि एंड पॉइंट पे वो फंक्शन कंटिन्यू है नहीं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है कि यदि क्लोज इंटरवल में हमें चेक करना है कि वो फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, तो पहला पॉइंट है कि उसे ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यू होना पड़ेगा, साथ ही जो पॉइंट ए है उस पर भी चेक करेंगे और पॉइंट बी उस पर भी चेक करेंगे। लेकिन जब हम पॉइंट ए पर चेक करेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट ए पर, वो इक्वल आना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस। हम ए माइनस नहीं निकालेंगे, क्यों ए माइनस क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि ए माइनस पर फंक्शन डिफाइन नहीं है, कोई ग्राफ ही नहीं है। इसलिए जब हम ए पर चेक करेंगे तो हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे ए पर और लिमिट की वैल्यू निकालेंगे ए प्लस पर। इसी तरह जब हम बी पर चेक करेंगे तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालना होगा, वो इक्वल आना चाहिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी माइनस। बी प्लस पर क्यों नहीं, क्योंकि बी प्लस पर कोई फंक्शन ही नहीं है, कोई ग्राफ ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, उसके डोमेन में ही नहीं है। और मैंने आपको बताया था यदि किसी फंक्शन की हम कंटिन्यू की बात कर रहे हैं, कंटिन्यूटी की, तो बात कर रहे हैं उसके डोमेन में, तो ये इस फंक्शन के डोमेन में नहीं है बी प्लस, इसलिए हम लिमिट भी निकालेंगे बी माइनस तक बस, और फंक्शन की वैल्यू भी, और दोनों इक्वल आना चाहिए और फाइनाइट आना चाहिए। यदि ऐसा है तो फंक्शन कंटिन्यू होगा ए और बी दोनों पे। ठीक है, तो ओपन क्लोज इंटरवल समझ गए, इनकी डेफिनेशन भी समझ गए। अब ए और बी के बीच तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हैं, तो क्या हर पॉइंट पे चेक करना होगा कि फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं, तो ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट हो गए, तो हर पॉइंट पे चेक नहीं करना है। हम फंक्शन को देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये फंक्शन इन पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो अब हम ये देखते हैं कि किसी भी फंक्शन को देखकर हम पॉसिबल पॉइंट्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जिन पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस, ये सारे फंक्शन कंटिन्यू होते हैं इन देयर डोमेन। मतलब ये जो फंक्शंस हैं ये हैं भरोसे वाले फंक्शंस। भरोसे वाले फंक्शन क्यों, क्योंकि यदि ये फंक्शंस आते हैं एग्जाम में, जैसे यदि आता है कि log x प्लस एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा, तो इसका आंसर होगा कि सारे पॉइंट पर कंटिन्यू होगा इन देयर डोमेन। और हम डोमेन की ही बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि सारे पॉइंट पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन लिखा है एफ ऑफ एक्स, और या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसके अंदर कोई फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये फंक्शंस डिसकंटिन्यू कब होता है, डिसकंटिन्यू होता है जब इस फंक्शन की वैल्यू इंटीजर हो जाती है। ऐसा क्यों, आपको इनके ग्राफ याद है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन का ग्राफ क्या था, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन का ग्राफ था जो हर इंटीजर पे डिसकंटिन्यू हो जाता था, याद है ना, ये है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन का ग्राफ। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ क्या था, ये भी हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यू हो जा रहा था। इसलिए ये जो फंक्शंस होंगे ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यू होंगे, जब ये अंदर का जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ये इंटीजर हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है रूट ऑफ एक्स। पहले आप मुझे ये बताइए कि रूट ऑफ एक्स ये डिफाइन कब होगा, जब हम एक्स की वैल्यू या तो जीरो या पॉजिटिव नंबर देंगे, क्योंकि रूट है, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं दे सकते। तो एक्स का डोमेन क्या आएगा, जीरो टू इन्फाइनाइट, और जीरो पर आएगा क्लोज, इन्फाइनाइट पर आएगा ओपन। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, जब जब रूट ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर आएगी तब तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है। रूट ऑफ एक्स की वैल्यू इंटीजर, तो एक्स की वैल्यू क्या, इंटीजर का स्क्वायर, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आएंगे तब ये इंटीजर बन जाएगा।
कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर है? 0, 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। अब हम इन नंबर्स पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यू है डिसकंटिन्यू। पहले हम चेक करते हैं एफ ऑफ 1 पर। तो वैल्यू रखिए ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स की, यहाँ पे 1 रखा तो क्या आया? 1 आ गया। अब हम 1 प्लस पर चेक करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ रूट के अंदर 1 प्लस मतलब 1.0001, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो इसकी वैल्यू 1 प्लस ही आएगी, तो एक ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इसे 1 बना देगा। अब 1 माइनस देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के अंदर रूट ऑफ 1 माइनस मतलब 0.9999, तो रूट के अंदर 0.9999 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम ही आएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन इसे क्या बना देगा? 0। तो देखा आपने कि ये इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो इसलिए ये 1 पर कंटिन्यू नहीं है। इसी तरह आगे जितने भी इंटीजर्स हैं इन सब पर कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन 0 पर देखिए, 0 यहाँ पर है हमारा एंड पॉइंट है ना, और मैंने आपको बताया था एंड पॉइंट पर जैसे अब लेफ्ट साइड वाला एंड पॉइंट है, तो यहाँ पर हम एफ ऑफ 0 पर चेक करेंगे और एफ ऑफ 0 प्लस पर चेक करेंगे। एफ ऑफ 0 माइनस पर क्यों नहीं? क्योंकि एफ ऑफ 0 माइनस पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। जब डिफाइन ही नहीं है तो उस पर चेक भी नहीं होगा, ठीक है। तो एफ ऑफ 0 पर क्या आएगा? एफ ऑफ 0 पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। और 0 प्लस पर ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन रूट के अंदर 0.0001, जब इसकी वैल्यू आएगी तो वो भी 0 प्लस आएगी, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन उसे 0 बना देगा। तो ये तो इक्वल आ गए, मतलब हमारा ये फंक्शन 0 पर कंटिन्यू होगा, ठीक है। क्यों कंटिन्यू होगा? क्योंकि 0 हमारा एंड पॉइंट, और एंड पॉइंट पर हम सिर्फ 0 प्लस निकालेंगे, 0 माइनस नहीं, ठीक है। यदि इस साइड भी कोई एंड पॉइंट होता तो हम यहाँ पर लिमिट निकालते 0 माइनस, 0 प्लस को नहीं निकालते, ठीक है। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? तो ये आपको समझना है ना। यदि आपको समझ नहीं आया दोबारा देखिए, और फिर भी यदि आपको डाउट रह जा रहा है तो आप मैसेज पे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन के एग्जाम में आए हुए हैं, और एक सिग्नम फंक्शन के। तो इन 3 फंक्शंस को तो आपको ध्यान से सुनना ही है, समझ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जगह फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन होता तब भी हम ऐसे ही सॉल्व करते, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, दोनों के अंदर जो भी फंक्शन आएगा वो जब जब इंटीजर होगा तब वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है सिग्नम फंक्शन के बारे में। तो आपको यह भी याद रखना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये डिसकंटिन्यू कब होगा? जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों? आपको सिग्नम फंक्शन का ग्राफ याद है? जब हम सिग्नम फंक्शन में 0 इनपुट देते थे तब हमें क्या मिलता था? 0। और जब हम पॉजिटिव इनपुट देते थे तब हमें मिलता था +1, और जब हम नेगेटिव इनपुट देते थे तो हमें मिलता था -1। तो ये ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ 0 पर डिसकंटिन्यू है, इसलिए जब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी तब हम कहेंगे सिग्नम फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स ये डिसकंटिन्यू होगा। इसके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, क्या बोल रहा है? सिग्नम फंक्शन ऑफ x³ - x। अब ये कब डिसकंटिन्यू होगा? जब x³ - x इक्वल टू हो जाएगा 0 के। तो यहां से x की वैल्यू निकालते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है 0, -1 और +1। तो इन 3 पॉइंट्स पर यह फंक्शन होगा डिसकंटिन्यू। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा, तो हम कहेंगे 3 पॉइंट्स पर, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 cos x - 1। अब ये कब डिसकंटिन्यू होगा? जब 2 cos x - 1 इक्वल टू हो जाए 0 के। तो यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ रही है? 1/2। x की वैल्यू क्या आएगी? π/3। तो इसे जनरल सॉल्यूशन में भी लिख सकते हैं 2n π ± π/3, और यहाँ पर n होगा इंटीजर, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यू होगा, तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है? रिपीटेड ग्राफ होता है ना। तो कितने पॉइंट्स पर ये π/3 होगा? इनफाइनाइट पॉइंट पर, है ना। बहुत से पॉइंट पर ये 1/2 देगा, इसलिए इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। थर्ड एग्जाम्पल, सिग्नम फंक्शन ऑफ x² - 2x + 3। अब ये जो क्वाड्रेटिक है ये है ऑलवेज पॉजिटिव क्वाड्रेटिक। ऐसा क्यों? इसका d चेक करिए, d आएगा <0 और a इसका पॉजिटिव है।
डी चेक करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो 12, तो लेस देन 0 आ रहा है। तो इसलिए ये जो क्वाड्रेटिक है ये है ऑलवेज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं आएगी, तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यू होगा। ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव कब होता है, ऑलवेज नेगेटिव कब होता है, ये हम देखेंगे क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में। ठीक है, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, मतलब इसका ग्राफ जो होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस में बनेगा, और पॉलिनोमियल में हमने देखा था क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है पैराबोला, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा लेकिन पॉजिटिव वाई एक्सिस में। ठीक है, बाकी ये सिग्नम फंक्शन क्लियर हो गया कि सिग्नम फंक्शन कब डिसकंटिन्यू होता है, जब जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन के साथ जो फंक्शन दिया हुआ है वो इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी रैशनल फंक्शन आता है, रैशनल फंक्शन मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में, और हमसे पूछा जाता है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा या कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा, तो कैसे निकालेंगे, तो जितने पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होता है वहाँ पर वो फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, जितने पॉइंट आएंगे उतने पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, इसमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें बताना है कि कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा, तो इसका डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 कर दो, 4x माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से x जब हमने कॉमन लिया तो क्या आ रहा है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x और x माइनस 2 हम माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, और x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 0, 2 और -2। इन 3 पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि इन 3 पॉइंट पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली 3 पॉइंट, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये DSSB का क्वेश्चन है, TGT में आया हुआ था। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है 1/x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। हमें बताना है कि ये फंक्शन कितने पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा, 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर, 3 पॉइंट पर, या इनमें से कोई नहीं। चेक करते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x। तो यहाँ से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x की डेफिनेशन आई थी x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। तो ये देखिए x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x ये इक्वल होता है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x के। इसे हम लिख सकते हैं 1 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द x की अब भी मैंने आपको बताया हुआ है प्रॉपर्टी कि जब भी इसके अंदर कोई फंक्शन आता है वो फंक्शन जितनी बार इंटीजर होगा उतनी बार ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। तो ये इंटीजर तो बहुत से पॉइंट्स पे होगा, तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे ना। ठीक है, समझ आ गया। तो ये प्रॉपर्टी देखिए, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है, जो मैंने फंक्शन बताई थी ना वो यहां पे काम आ रही है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स बताना है जिन पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा, लेकिन इस बार हमें इंटरवल दे दिया कि इस इंटरवल में कितने पॉइंट्स हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। अब मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इंटीजर है, इसे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस इंटीजर, मतलब इंटीजर को हम बाहर ले जा सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 1। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बन गया, इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो जब जब इंटीजर होगा तब तब ये फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। तो अब इस इंटरवल में देखते हैं कितने इंटीजर है। तो ये ओपन इंटरवल है, तो -2 और 2 तो इंक्लूड होगा नहीं, तो कितने इंटीजर होंगे, -1, 0 और 1। अब इन 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया, नंबर ऑफ पॉइंट बताना था तो इसका आंसर हो गया 3। समझ आ गया, आसान हो गया नहीं सवाल। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम कंटिन्यूटी की कुछ थ्योरम्स देखेंगे। अभी तक इनसे क्वेश्चन नहीं बने, पर क्या पता इनके स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन जाए, तो इनके स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम है इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, मतलब कुछ बीच की वैल्यू है ना। तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, इस पर आने से पहले हम इस थ्योरम को ग्राफ पे समझते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन है जो डिफाइंड है फ्रॉम A to B, ठीक है, और A के करस्पॉन्डिंग फंक्शन की जो वैल्यू है वो है f ऑफ A, और B के करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यू है वो है f ऑफ B। ठीक है, अब ये फंक्शन कंटिन्यू है, कंटिन्यू है मतलब इसका ग्राफ बिना पेन उठाए बनेगा, तो हमने बिना पेन उठाए ग्राफ बना दिया।
अब ये थ्योरम बोल रही है कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, इसके बीच में जब हम एक पॉइंट लेते हैं सी और उसके करस्पॉन्डिंग जब हम एक वैल्यू देखते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक एक्स नॉट वैल्यू मिलती है। क्या? एक्स नॉट। तो ये जो एक्स नॉट है वो ए और बी उसके बीच में होगी। तो ये तो हम ग्राफ के थ्रू भी देख पा रहे हैं कि एक्स नॉट जो वैल्यू देखी है मिली है वो ए और बी के बीच में। यही इसका स्टेटमेंट कह रहा है। क्या बोल रहा है कि यदि एक फंक्शन कंटिन्यू है फ्रॉम ए टू बी, क्लोज इंटरवल ए टू बी, और ए के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ ए है, बी की करस्पॉन्डिंग वैल्यू एफ ऑफ बी है, और एक पॉइंट सी है जो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी के बीच में है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एटलीस्ट एक ना एक नंबर ऐसा मिलेगा एक्स नॉट जो ए और बी के बीच में होगा। अब यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट, तो एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। बिल्कुल, जब यही ग्राफ हम ऐसा बनाएं, ये ग्राफ हमने बना दिया, तो अब सी के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट मिलेंगे? सी के करस्पॉन्डिंग हमें 3 पॉइंट मिल रहे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट। तो ये थ्योरम कह रही है। समझ आ गया फर्स्ट थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, एक ग्राफ से आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा। अब इसी थ्योरम का एक एप्लीकेशन है, उसे देखते हैं। पहले ग्राफ के थ्रू देखेंगे, फिर स्टेटमेंट पे चलेंगे। जैसा कि मैंने बोला, एक फंक्शन है जो डिफाइन है फ्रॉम ए टू बी। ए पर फंक्शन की वैल्यू है नेगेटिव में एफ ऑफ ए, और बी पर फंक्शन की वैल्यू है पॉजिटिव में एफ ऑफ बी। ठीक है, अब फंक्शन कंटिन्यू है, इसका मतलब जो ग्राफ होगा वो बिना पेन उठाए बनेगा। तो हमने ग्राफ बना दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से होते हुए जा रहा है। तो मतलब जब हम कोई फंक्शन लेते हैं जिसकी एक पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आती है और एक पॉइंट पर वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो एक ना एक पॉइंट ऐसा ज़रूर होता है जिस पर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी, और जिस पर 0 आएगी x, वही होगा उस फंक्शन का रूट। तो यही थ्योरम में लिखा हुआ है कि यदि कोई फंक्शन है जो कंटिन्यू है फ्रॉम ए टू बी, और हमने एक ऐसा फंक्शन कैसा है, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी लेस देन 0, मतलब एक पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक पॉइंट पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो एटलीस्ट एक रूट ज़रूर मिलेगा एफ ऑफ एक्स ए और बी के बीच में जिसमें फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है एटलीस्ट, एक से ज़्यादा मिल सकता है। कब? जब हम फंक्शन का जो ग्राफ है वो ऐसा बनाए। ये अब कितने पॉइंट मिल रहे हैं? 1, 2 और 3। ठीक है ना, तो जब भी फंक्शन की वैल्यू एक पॉइंट पर नेगेटिव, एक पॉइंट पर पॉजिटिव है, तब एटलीस्ट एक ना एक रूट जरूर मिलेगा। ठीक है, समझ गए होगे। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। सेकेंड थ्योरम है एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या बोल रही है कि मान लीजिए कोई फंक्शन है जो कंटिन्यू है फ्रॉम ए टू बी। ए पर फंक्शन की वैल्यू माननी ये है और बी पर फंक्शन की वैल्यू ये है। कंटिन्यू है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? बिना पेन उठे हमने बना दिया। तो ये थ्योरम कह रही है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो उस फंक्शन की कोई ना कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू कैपिटल एम और लीस्ट वैल्यू स्मॉल एम जरूर होगी। जैसे इस फंक्शन में देखिए, इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है और लीस्ट वैल्यू ये है, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये लीस्ट वैल्यू। तो यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है फ्रॉम ए टू बी क्लोज इंटरवल में, तो उसकी जो रेंज होगी, रेंज मतलब उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो स्मॉल एम टू कैपिटल एम, वो भी क्लोज इंटरवल में होगी। ठीक है, यही थ्योरम होती है बाउंडेड फंक्शन की। ये बाउंडेड फंक्शन है कि इसकी वैल्यू स्मॉल एम से कैपिटल एम के बीच में होगी। ठीक है, समझ गए एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम। अब ये कुछ की पॉइंट्स है जिन्हें नोट कर लीजिए। ये कुछ नहीं, अभी जो हमने थ्योरम्स पढ़ी ना उन्हीं के बारे में। फर्स्ट है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है क्लोज इंटरवल ए टू बी में, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं बाउंडेड, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वो भी क्लोज इंटरवल में होगी फ्रॉम स्मॉल एम टू कैपिटल एम। ठीक है, सेकेंड की पॉइंट में यही लिखा हुआ है कि उसकी रेंज जो होगी वो भी क्लोज इंटरवल में होगी। थर्ड की पॉइंट क्या है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है और कंटिन्यू होने के साथ साथ 1 और ऑन टू दोनों है, 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव, तो उसका जो इन्वर्स होगा, अब 1 है, ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब यदि इन्वर्स होगा तो वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, यदि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तब हो रहा है कंटिन्यू। यदि ये 1 ऑन टू नहीं होता तो इन्वर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम इन्वर्स की बात ही नहीं करते। लेकिन यहाँ पर बोला है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है और 1 भी है और ऑन टू भी है, तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तो उसका जो इन्वर्स होगा वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिख लिया आपने। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपके एग्जाम में देखे गए हैं।
जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि जब x रैशनल हो तब फंक्शन की वैल्यू है x, और जब x इरेशनल है तब फंक्शन की वैल्यू है 1 - x। हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यू है और कहाँ पर डिसकंटिन्यू है। तो ऐसे क्वेश्चन का एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट क्या है कि दोनों फंक्शन मतलब x और 1 - x, जिस कंडीशन में दोनों फंक्शन इक्वल होते हैं बस वहीं पर फंक्शन कंटिन्यू होगा, बाकी सब जगह फंक्शन डिसकंटिन्यू होगा। और ये फंक्शन इक्वल कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से 2x = 1, तो x की वैल्यू आ रही 1/2। तो जब x की वैल्यू 1/2 होगी तब फंक्शन होगा कंटिन्यू, बाकी सारी जगह फंक्शन होगा डिसकंटिन्यू। तो यदि पूछा जाए कि ये फंक्शन कंटिन्यू कहाँ होगा, तो कंटिन्यू होगा 1/2 पर, और डिसकंटिन्यू कहाँ होगा? डिसकंटिन्यू सब जगह होगा एक्सेप्ट 1/2। समझ गए? समझ आ गया शॉर्टकट? आ गया तो फिर इस क्वेश्चन में बताओ कि ये फंक्शन कंटिन्यू कब होगा? जब ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे। इक्वल कब होंगे? जब x = 0 होगा। तो सिर्फ x = 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है, और इसमें भी x = 0, तभी ये दोनों फंक्शन कंटिन्यू हो पाएंगे, मतलब इक्वल हो पाएंगे तभी ये पूरा फंक्शन कंटिन्यू होगा। ठीक है, अच्छा, जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन लगाया था वो कब कंटिन्यू होगा? जैसे ये है कि जब x रैशनल है तब फंक्शन की वैल्यू है 0, जब इरेशनल है तब फंक्शन की वैल्यू 1। तो ये फंक्शन कहीं पर कंटिन्यू होगा ही नहीं, ये हर जगह डिसकंटिन्यू होगा, क्योंकि 0 = 1 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन हर जगह डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन इनका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, वो आपको याद रखना है। तो इसी के साथ हमारा कंटिन्यूटी का टॉपिक समाप्त होता है। हमने कंटिन्यूटी के सारे टाइप्स को समझा है और उसके क्वेश्चंस भी लगाए हैं। अब आप लोगों को अपने लेवल पर क्वेश्चंस लगाना है, और यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे सेंड करना है, फिर हम उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी हमने हर टाइप को देख लिया है जिन पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक से, जो होगा डिफरेंशिएबिलिटी। तब तक के लिए